अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान शाह के साथ। डियर दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के प्रोफाइल के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मार्कर्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के, वो डिस्कस करेंगे। इस पर आने से पहले हम थोड़ा सा हेपेटाइटिस बी के हवाले से थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि यरकान बी, जिसे इंग्लिश में हेपेटाइटिस बी भी कहा जाता है, ये असल में है क्या। यरकान बी का सबब एक ख़ास किस्म का वायरस भी है जो जिगर के अंदर सोजिश करता है, और ये मोहलिक मर्ज़ पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर जनूब मशरक़ी एशिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इससे हर साल तकरीबन 20 लाख अफराद मौत की आगोश में चले जाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा इसके फैलाव में सबसे बड़ा अंसर इस बीमारी से मुतल्लिक़ लोगों की लाइल्मी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से एक शख्स यरकान बी का हामिल है। यानी ये बीमारी इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर 10 में से एक बंदा जो है उसमें यरकान बी का जो वायरस है वो उसके खून में मौजूद होता है। जिगर के कैंसर में मुब्तला 80% मरीजों में इस मर्ज़ की असल वजह यरकान बी है। इस बीमारी की इंतहाई मोहलिक सूरत में मरीज सिर्फ 48 घंटों के अंदर मौत की आगोश में जा सकता है। यानी इस इससे इससे मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉनिक स्टेज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अगर इस स्टेज पर एक पेशेंट चला जाता है तो उसमें जो लिवर का सिकुड़ना होता है, जिसे लिवर सिरोसिस कहा जाता है, वो हो जाता है। इसके अलावा लिवर का कैंसर जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो एक्सपायर हो सकते हैं, उसकी डेथ हो सकती है। सो यरकान बी के 50% मरीज़ों में कोई अलामात नहीं होती। ये याद रखें दोस्तों कि ऐसे 50% मरीज़ होते हैं जिनमें किसी भी किस्म की कोई अलामत, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता। 49% लोगों में बीमारी के कुछ असरात मुरतब होते हैं। तकरीबन 5 से 10% लोग इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा नहीं कर पाते और हमेशा के लिए इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। 1% लोग इन लोगों में से ऐसे हैं, 1% लोग जिनमें जिगर के कैंसर में मुब्तला होना जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। दोस्तों, अगर इसके फैलाव के असबाब के बारे में हम देखें कि क्या असबाब हैं जो जो इसके बायस बनते हैं कि उससे ये बीमारी फैल जाए, तो सबसे पहली जो वजह है वो मुतासरा शख्स के साथ जिनसी कुर्ब से, आ, मुतासरा मर्द से औरत से, मुतासरा औरत से मर्द को, या मुतासरा मर्द से मर्द को ये बीमारी जो है वो बहुत आसानी से मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा मुतासरा हामिला माँ से पैदा होने वाले बच्चे को आलात जराही से जो ठीक जरासीम कुश ना किए गए हों, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल हॉस्पिटल्स में, जिसका ख्याल नहीं रखा जाता। इसके अलावा हजाम के आलूदा औजार से, यरकान बी से आलूदा खून के इंतकाल से, जितनी भी ट्रांसफ्यूजन्स हों, अगर उसकी स्क्रीनिंग ठीक तरह से नहीं होगी तो ये बीमारी जो है वो आसानी से फैल सकती है। एक सिरिंज को एक से ज़्यादा मरीज़ों में इस्तेमाल करने से, या फिर कान और नाक छीदने वाले जरासीम आलूदा सुइयों से, या फिर जिस्म पर नाम कुनिंदा टैटूइंग जो करवाते हैं वो लोग, अगर वो भी स्टेरलाइज नहीं है तो उसकी वजह से भी ये बीमारी जो है, ये वायरस जो है वो इंतकाल हो सकता है। अलामात में अगर हम हेपेटाइटिस बी के देखें तो इसकी अलामात में बुखार, थकावट, फट्टों में दर्द, भूख का ना लगना, मतली और के, पेट में दर्द, जिल्द और रंग का पीला हो जाना, येलो हो जाना, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। अगर बचाव के तरीक़ों पर हम ज़रा गौर करें तो इसके बचाव के तरीक़ों में जो जो जिससे हम ख़ुद को बचा सकते हैं, तो उसमें से जो चीज़ें शामिल हैं वो है माँ का दूध, पेशाब, थूक और आंसुओं से वायरस शामिल हो सकता है। आप अपनी फैमिली को गले लगा सकते हैं और बूसा दे सकते हैं, लेकिन शव की जितनी अशिया हैं उससे दूसरे लोग जो हैं वो ख़ुद को संभाल के रखेंगे, एहतियात करेंगे। उसके साथ टूथब्रश जो पेशेंट का है, जो मरीज़ का टूथब्रश है, उसके साथ ख़ास ख्याल रखना है कि कोई दूसरा यूज़ ना करे। तौलिया, सुई, कैंची जो मरीज़ की हो गई उससे, नाखून तराश का मुश्तरका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए घरों में, हॉस्टल्स में, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग ज़्यादा हों। इसके अलावा जिनसी बेरारवी से बचें और अपने हम सफ़र तक महदूद रहें। मुतासरा
मर्द इज़दवाजी ताल्लुक़ में कंडम का इस्तेमाल ज़रूर करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कहीं किसी शौहर को अगर ये हेपेटाइटिस बी है और वो अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी करना चाह रहा है, तो कम से कम कंडम का इस्तेमाल करे, तो इस वजह से बीमारी से वो बच सकता है। इसके अलावा यरकान बी एड्स के मानन जिनसी ताल्लुक़ से भी फैलता है। खून लगवाने से पहले मुकम्मल यकीन कर लें कि जो खून आपको लग रहा है वो यरकान बी या एड्स के लिए टेस्ट शुदा है, ठीक है, यानी उसकी स्क्रीनिंग जितनी भी टेस्ट्स हैं वो सारी हो गई हैं। जो सबसे इसके बचाव का जो सबसे मौसर तरीका है दोस्तों, तो वो है इसका वैक्सीन। और अगर वो वैक्सीन आप टाइम पर लगवा लें तो उससे काफ़ी जो है आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं। वैक्सीन का जो कोर्स है आम हालात में तो वो मोस्टली ये है कि जो पहला टीका लगाया जाता है किसी ख़ास डेट पर, तो उसके बाद 1 माह बाद आप दूसरा टीका लगाओगे और उससे ठीक 6 माह बाद आप फिर तीसरा जो टीका है वो लगाओगे, यानी टोटल 3 टीके इसमें लगाए जाते हैं। और फिर हर 5 साल बाद, यानी जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो हर 5 साल बाद फिर इसका बूस्टर डोज जो है वो लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के प्रोफाइल की तरफ। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एक आईसीटी टेस्ट होता है, एक आम इकोनॉमिकल टेस्ट है जो कि एक स्ट्रिप पर होता है और उसकी कीमत 200 से 300 रुपए तक है। इसके अलावा पीसीआर का टेस्ट किया जाता है और पीसीआर में हम ये चेक करते हैं कि ये वायरस जो है ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एक बहुत सस्ता टेस्ट लैब में अवेलेबल है जिसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोफाइल कहा जाता है। और अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाता चलूँ तो ये जो आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है ये एबॉन कंपनी की स्ट्रिप है और इसका नाम है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोफाइल, जिसमें हम डिफरेंट मार्कर्स के बारे में जिसमें हम डिफरेंट मार्कर्स को डिटेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का जो स्टेज है वो किस लेवल पर है। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर 5 मार्कर्स नज़र आएंगे। एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का मार्कर है, एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी है, एच बी ई एंटीजन है, एच बी ई एंटीबॉडी है और एच बी सी एंटीबॉडी है। और दोस्तों इन मार्कर्स की अफादियत बहुत ज़्यादा है। अगर इसके बारे में हम जान जाएं तो इस इकोनॉमिकल टेस्ट की मदद से हम ये फिर बता सकते हैं कि जो पेशेंट है वो किस कंडीशन में है। तो दोस्तों जो मार्कर्स इस स्ट्रिप पर किए जाते हैं उसमें सबसे पहले है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जिसे एच बी एस एंटीजन कहा जाता है, फिर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी जिसे एच बी एस एंटीबॉडी कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन एच बी ई एंटीजन इसे कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीबॉडी जिसे एच बी ई एंटीबॉडी कहा जाता है और हेपेटाइटिस कोर एंटीबॉडी एच बी सी एंटीबॉडी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये पांचों के पांचों मार्कर्स जो हैं ये हम एक स्ट्रिप की मदद से चेक कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है हमारे पास दोस्तों ये एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है जो कि हेपेटाइटिस बी के वायरस के सरफेस पर पाया जाता है और इसकी डिटेक्शन ह्यूमन सीरम से की जाती है। और अगर ये कहीं डिटेक्ट हो जाए एक नॉर्मल टेस्ट में, एक नॉर्मल आईसीटी टेस्ट में पहली मर्तबा, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को करंट इन्फेक्शन हुआ है हेपेटाइटिस बी का, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस से जो यरकान बी का वायरस है। अगर सरफेस एंटीजन यानी नाम से इसके पता चलता है कि ये सीरम के सरफेस पर होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस पर होता है, तो अगर ये सीरम में डिटेक्ट हो जाए तो ये करंट इन्फेक्शन शो करेगा। लेकिन अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये वायरस लाइव है कि डेड है, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके जानने के लिए फिर हम डिफरेंट मार्कर्स का पता लगाएंगे। तो वो मार्कर्स कौन से हैं वो आगे जाकर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा जो मार्कर है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। तो दोस्तों इस स्ट्रिप में हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी भी चेक कर सकते हैं और अगर एक बंदे का हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाता है
तो इसका ये मतलब होगा कि ये बंदा इम्यूनाइज हो गया है इस इन्फेक्शन से, या तो इसकी बॉडी की इम्यूनिटी ख़ुद इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है कि उसने इस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को ख़त्म कर दिया है, या फिर इस बंदे ने वैक्सीनेशन की हुई है जिसकी मदद से इसकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी बन गई है। और आने वाले टाइम में अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन किसी किसी भी वजह से आ जाए, इसकी बॉडी में इंटर हो जाए, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी की मौजूदियत में वो अपना असर, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो दिस एंटीबॉडी इज़ अ वेरी गुड एंटीबॉडी फॉर इम्यूनिटी। ये आपकी बॉडी को इम्यूनाइज रखता है, प्रोटेक्ट रखता है, और आपको हर किस्म के हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के हमले से जो है वो रोकता है। तो अगर इस प्रोफाइल में ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगी तो ये बहुत गुड साइन है, यानी या तो इस बंदे ने वैक्सीन की हुई है, या फिर इसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो खुद इतना एक्टिवेट हो गया है कि उसने इस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को ख़त्म कर दिया है। तीसरा जो मार्कर है दोस्तों, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HBE एंटीजन इसे कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन। यानी अगर आप इस स्ट्रिप में देखें तो तीसरे नंबर पर आपके पास आ रहा है HBE एंटीजन। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक पेशेंट का इस स्ट्रिप पर HBS सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ जाए और साथ में HBE एंटीजन पॉजिटिव आ जाए, यानी कंट्रोल और टेस्ट के लाइन में कलर्ड लाइन आएंगी, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन और HBS ए एंटीजन किस कंट्रोल और टेस्ट लाइन में कलर्ड लाइन डेवलप होगी। जब HBE एंटीजन पॉजिटिव आ जाए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के साथ, तो इसका मतलब होगा कि ये जो टेस्ट है या ये जो एंटीजन है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है ये एक्टिव है। तो HBE एंटीजन जो है, एनवेलप एंटीजन, ये हमेशा हमें एक्टिव इन्फेक्शन के बारे में शो करेगा। तो ये HBE एंटीजन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें वायरस की एक्टिविटी के बारे में बताता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें नहीं बता सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर हम जानना चाहें कि कितनी कॉपीज़ बनी है, कितना एक्टिव है, उसके लिए हम फिर PCR टेस्ट जो है वो करते हैं। तो मोस्टली ये ब्लड सैंपल में डिटेक्टेबल होता है, और इसका मतलब हमेशा ये होगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा इसका मतलब होगा कि ये जो हेपेटाइटिस बी है ये एक्टिव फॉर्म में है। दूसरा है हमारे पास HBE एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीबॉडी। जिस तरह हमने दोस्तों कहा कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आएगी तो उसका मतलब ये होगा कि इस बंदे ने वैक्सीन किया हुआ है, या इसकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसने इस सरफेस एंटीजन को ख़त्म कर दिया। इसी तरह HBE एंटीबॉडी भी है हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन के अगेंस्ट। अगर हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी, एनवेलप एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये होगा कि पेशेंट की रिकवरी हो रही है, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन ख़त्म हो गया है और उसकी जगह पर हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीबॉडी आ गई है। तो इसका भी ये मतलब होगा कि ये पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता अभी रिकवरी की साइड पर आ रहा है, और ये पेशेंट कुछ टाइम बाद बिल्कुल इस इन्फेक्शन से जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी किसी किस्म का ख़तरा जो है वो इस पेशेंट को नहीं होगा। दूसरी जो मार्कर है हमारे पास दोस्तों, वो है हमारे पास HBC एंटीबॉडी, यानी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। और दोस्तों इस मार्कर का फ़ायदा ये है कि ये मार्कर जब भी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के साथ पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, यानी इस पेशेंट को क्रॉनिक फॉर्म में नहीं है, इस पेशेंट को रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है और ये मोस्टली एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये एक्यूट स्टेज के बारे में हमें बताता है। और बाज़ औक़ात एलाइज़ा पे या एडवांस मशीनरी पे जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें मोस्टली HBC कोर एंटीबॉडी जो है ये IgM एंटीबॉडी भी कहलाती है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल स्ट्रिप आता है, यहाँ पर आप वेल्स देख सकते हैं, और जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप ब्लड लोगे पेशेंट से, और ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके जब उससे सीरम निकलेगा तो हर एक वेल में आप 3 ड्रॉप्स सीरम जो है वो आप डालोगे और 10 से 15 मिनट तक इंतज़ार करोगे। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है इस स्ट्रिप में दोस्तों वो ये है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन के कंट्रोल और टेस्ट रीजन में अगर कलर्ड लाइंस आएंगी, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के कंट्रोल और टेस्ट रीजन में जो कलर्ड लाइंस आई हैं ये पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगी। तो यहाँ पर
ये चीज़ याद रखनी है कि इन 3 मार्कर्स के लिए सी और टी में कलर्ड लाइन का आना पॉजिटिव डिनोट करते हैं, लेकिन एचबीई एंटीबॉडी और एचबीसी एंटीबॉडी की रिपोर्टिंग हम हमेशा उल्टी करते हैं। यानी उल्टा रिपोर्टिंग इस तरह हम करते हैं कि अगर एच बी ई एंटीबॉडी के सिर्फ कंट्रोल लाइन में और एच बी सी एंटीबॉडी की भी सिर्फ कंट्रोल लाइन में कलर्ड लाइन आ जाए तो ये डिनोट करेगा कि ये पॉजिटिव है। यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी और एच बी एंटीजन में हमने ये देखा कि कंट्रोल और टेस्ट लाइन में कलर्ड लाइन आएंगी, लेकिन इन नीचे वाली दो मार्कर्स में एच बी ई एंटीबॉडी और एच बी सी एंटीबॉडी में जब सिर्फ कंट्रोल की लाइन आएगी तो ये पॉजिटिव शो करेगा और हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल और टेस्ट रीजन दोनों में कलर्ड लाइन आ जाए तो फिर ये नेगेटिव कंसिडर होता है। ये क्यों इस तरह है? ये कंपनी की साइड से जो प्रोटोकॉल दिया गया है, जो कंपनी की साइड से जो इसका तरीक़ेकार है वो इसी तरह है कि जो बाकी ऊपर की 3 हैं इसमें कंट्रोल और टेस्ट कलर्ड लाइन को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन नीचे एच बी ई एंटीबॉडी और एच बी सी एंटीबॉडी में सिर्फ कंट्रोल में अगर लाइन आएगी, टेस्ट रीजन में लाइन नहीं आएगी तो ये पॉजिटिव कंसिडर होगी। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर एच बी एस एंटीजन हमारे पास सी और टी में कलर्ड लाइन है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी नेगेटिव है, एच बी ई एंटीजन जो है वो भी हमारे पास नेगेटिव है। नीचे जो है एच बी ई एंटीबॉडी और एच बी सी एंटीबॉडी, इसमें सिर्फ कंट्रोल लाइन में कलर्ड लाइन है, टेस्ट में नहीं है, तो ये दोनों पॉजिटिव कंसिडर होंगे। सिर्फ इन दो मार्कर्स के लिए इस स्ट्रिप में जो कॉम्बो आता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रोफाइल के नाम से एबॉन कंपनी का, इसके नीचे के दो मार्कर्स जो हैं इसमें कंट्रोल लाइन का सिर्फ आना ये पॉजिटिव डिनोट करेगा और पॉजिटिव कंसिडर होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, एच बी ई एंटीबॉडी भी पॉजिटिव आ गई है और एच बी सी एंटीबॉडी भी पॉजिटिव आ गई है। तो यहाँ पर ये हमारे पास डिनोट करेगा कि ये पेशेंट जो है ये रिकवरी साइड पर आ रहा है, क्योंकि एच बी ई एंटीजन नेगेटिव है, ठीक है, एच बी ई एंटीबॉडी पॉजिटिव है और एच बी सी एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर अभी इस एच बी ई एंटीबॉडी में यहाँ पर टेस्ट लाइन होता तो ये फिर नेगेटिव कंसिडर होता और एच बी सी एंटीबॉडी पॉजिटिव कंसिडर होता विद एच बी एस एंटीजन। तो फिर ज़्यादातर ये कहा जा सकता था कि ये जो टेस्ट है ये हमारे पास एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है तो इसमें हमारे पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडी एनवेलप एंटीबॉडी पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है। तो इट मीन्स के जो पेशेंट है वो रिकवरी साइड पर आ रहा है। जिस तरह अगर आप इस एबॉन कंपनी का ये आप प्रोटोकॉल देख लें, जो तरीका जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तो वो यही है कि जो 3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम है या प्लाज्मा है वो आप हर वेल में डालोगे, 10 से 15 मिनट का वेट करोगे। उसके बाद हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी और हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन के लिए सी और टी का जो लाइन है कलर्ड लाइन, वो अगर वीक है या स्ट्रॉन्ग है वो पॉजिटिव कंसिडर होता है। लेकिन एच बी ई एंटीबॉडी और एच बी सी एंटीबॉडी में हम ये फिर उल्टा लेते हैं कि अगर सिर्फ कंट्रोल लाइन में एच बी एनवेलप एंटीबॉडी और एच बी सी एंटीबॉडी के जो जो वेल है जो जो मेम्ब्रेन है उसमें अगर कंट्रोल लाइन पर सिर्फ कलर्ड लाइन आएगी तो ये पॉजिटिव कंसिडर होगा, और अगर दोनों सी और टी यानी कंट्रोल और टेस्ट रीजन में अगर कलर्ड लाइन आएगा तो फिर ये हमारे पास नेगेटिव कंसिडर होगा। तो दोस्तों ये टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये बता सकता है कि जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है वो किस स्टेज पर है हमारे पास, वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव स्टेज में है। इसके अलावा अगर आप हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के बारे में और जानना चाहते हो कि इसकी का जो वायरस है वो लाइव है या डेड, तो उसके लिए फिर पीसीआर टेस्ट किया जाता है, एसजीपीटी की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और फिर उससे पता लगाया जाता है कि पेशेंट किस हालत में है और उसका लिवर किस हालत में है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह मैं, और ख़ासकर लिवर फंक्शन टेस्ट पर भी बनाऊंगा। तो जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा होगा
और नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहें या उसके बारे में मैं कोई वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे बताएं कि मैं उस पर फिर काम करूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।